Good morning all dear students. Today we will start new chapter of civics. This is the third chapter and its name is democracy in action. So first of all we introduced the democracy in action यानी first of all हम introduction read करेंगे. इंट्रोडक्शन में आपको हम बताएंगे कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसे काम करती है या डेमोक्रेसी में कैसे काम होता है. लास्ट चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ लिया था कि जो मुख्य आधार होते हैं, मुख्य स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के, यानी कौन कौन सी चीज़ें लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करती हैं, वो हमने इसमें पढ़ लिया था. अब डेमोक्रेसी कैसे काम करती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. तो यू हैव ऑलरेडी रीड दैट डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मे बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, एक गवर्नमेंट फॉर्म है, यानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है. द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एट द विलेज लेवल. डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हम विलेजेस में देख सकते हैं, यानी गांव में देख सकते हैं. वेयर विलेजर्स कम टुगेदर एंड टेक डिसीजंस फॉर देमसेल्फ इज़ ग्राम सभा. जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं और डिसीज़न लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं. बट डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू गैदर एट वन प्लेस एंड डिस्कस देयर इशूज़. क्या आप सोच सकते हो कि ये पॉसिबल हो सकता है कि देश के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हों और अपने इश्यूज़ को डिस्कस करें? तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, नो होगा, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बहुत बड़ी है. तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, इनडायरेक्ट पॉलिसी को, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, यानी गवर्नमेंट बनाती है. यानी पहले हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, फिर वही रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी सरकार के लिए चुने जाते हैं एज ए लीडर. पीपल हैव द पॉलिटिकल पावर्स, यानी लोगों के पास राजनीतिक शक्ति होती है. कब? वैन द डेमोक्रेसी इज़ ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म. जब हमारी डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट फॉर्म में होती है तब लोगों के पास पॉलिटिकल पावर्स होती है. और बट इज हाईली एक्सरसाइज इनडायरेक्टली. लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो इसके अप्रत्यक्ष रूप का है, यानी जो इनडायरेक्टली फॉर्म है वही यूज़ की जाती है. क्योंकि जब लोगों के पास पॉलिटिकल पावर आ जाती है तो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर का मतलब है कि जब उनके पास वोटिंग की पावर आती है तो उसी को पॉलिटिकल पावर बोलते हैं ना. वोटिंग के थ्रू ही वो अपने गवर्नमेंट को चूज़ करती है या अपने गवर्नमेंट को वो हटा सकती हैं. दैट इज़ थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय दैम. तो इसके थ्रू ही जो प्रतिनिधि होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है. द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली. तो लेजिस्लेचर में जो विधायिका होती है उसमें ये सारे प्रतिनिधि ही शामिल होते हैं. लेजिस्लेचर एट नेशनल लेवल इन आवर कंट्री इज़ नॉन एज पार्लियामेंट. यानी जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो विधायिका होती है उसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, और राज्य स्तर पर जो लेजिस्लेचर जो विधायिका होती है उसको हम स्टेट असेंबली बोलते हैं. द लॉज मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इन द लेजिस्लेचर आर मेड ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल. यानी जो प्रतिनिधियों द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं विधायिका में वो कैसे बनते हैं, लोगों के द्वारा, यानी लोगों के बिहाफ पे बनते हैं. ठीक है, उनकी ज़रूरतों को देखकर बनते हैं, उनकी इच्छाओं को देखकर बनते हैं. एंड दीज लॉज डिटरमाइन द टैक्सेस दैट विल पीपल विल पे. और ये जो कानून है वो ये भी निर्धारित करते हैं, क्या निर्धारित करते हैं, टैक्स, यानी करों को भी निर्धारित करते हैं जो लोगों को चुकाने होते हैं. The Council of Ministers and other members of the executive are drawn from among these elected members. अब जो लोगों ने जो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए हैं इसी में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी चुने जाते हैं, है ना. और एंड अदर और एग्जीक्यूटिव के जो का पालिका है उसके भी दूसरे मेंबर्स इन्हीं इलेक्टेड मेंबर्स में से ही चूज़ किए जाते हैं. और ये जो हैं ये अकाउंटेबल यानी जवाबदेह होते हैं. ये प्रतिनिधि किसके ऊपर जवाबदेही होती है, इनके ऊपर लेजिस्लेचर को ये जवाब देते हैं, यानी पूरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसको जवाब देने के लिए.
Thus the government is actually controlled by the people through elected representative। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा ही कंट्रोल होती है जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लेते हैं। तो इनडायरेक्टली उनको जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। पर इनडायरेक्टली लोग ही कंट्रोल करते हैं, पर कब करते हैं, जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ कर लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही वो अपनी गवर्नमेंट पर कंट्रोल रखते हैं। Thus, the two keys or tools in indirect democracy are election and representation। तो इस तरह से हम कह सकते हैं तो कि जो सबसे मेन कीज़ और जो उपकरण हो सकते हैं हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के, वो क्या है, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। But the election becomes an efficient tool of democracy only when it is really reflects the will of all people। जो इलेक्शन तभी एक एफिशिएंट टूल बनेंगे, एक अच्छे उपकरण तभी बन सकते हैं जब वो लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है इंट्रोडक्शन जो है। अब हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पढ़ेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है राइट टू वोट, है ना, कि सभी लोगों को जब वोट देने का अधिकार मिल जाए तो उसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। द राइट टू वोट वॉज नॉट गिवन टू ऑल द पीपल इन द पास्ट। आपने देखा होगा कि पहले समय में क्या था कि सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। देयर वॉज ए टाइम वैन ओनली प्रॉपर्टीड पीपल एंड मैन वर गिवन द राइट टू वोट। यानी ये वो समय था जब प्रॉपर्टीड पीपल ही, मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको ही वोट डालने का अधिकार था। ना ही इसमें गरीब लोग शामिल थे और ना ही इसमें महिलाएं शामिल थीं। तो इसका मतलब है कुछ लोगों के हाथ में ही ये पावर थी कि वो वोट दे सकें। तो इसको हम कहते थे मैनहुड सफ्रेज, यानी जहाँ पर कुछ लोगों को ही वोट डालने का अधिकार होता है उसको मैनहुड सफ्रेज कहा जाता है। ब्लैक पीपल वर आल्सो डिनाइड ऑफ देयर वोटिंग राइट्स। और जो काले लोग होते थे उनको भी वोट डालने से मना किया जाता था, यानी उनको भी वोट डालने का कोई राइट नहीं था। दिस वॉज मोस्ट अनजस्ट एंड अनडेमोक्रेटिक। तो ये क्या था, एक तरह का अन्याय था और ये अलोकतांत्रिक था, है ना, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में तो सबको ही इक्वालिटी मिली होती है। The suffragette movement in the 19th and 20th century ensured that women also got the right to vote। लेकिन 19th और 20th सेंचुरी में जब सफ्रेज मूवमेंट हुए तब महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। Today almost all the country have removed such discriminatory qualification। तो आज के समय में ज़्यादातर कंट्रियों ने अपने देश में क्या किया है, इस भेदभाव को मिटा दिया है। किस भेदभाव को, कि औरतें वोट नहीं दे सकती। अभी भी बहुत से देश ऐसे हैं जहां औरतों को वोट नहीं देने का अधिकार दिया जाता है। Thus a democratic government becomes meaningful when all its citizens participate in it, especially in the election। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तभी मीनिंगफुल होगी, यानी सच्चे अर्थों में तभी वो लोकतांत्रिक कहलाएगी जब इसके लोगों को देश के भागीदार में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिल जाएगा, स्पेशली किसमें, इलेक्शन में। तब हम कहेंगे कि हाँ ये देश डेमोक्रेटिक हो गया है। In the modern democratic governments, every citizen, whether it is man or woman who are adults, have attained a minimum prescribed age allowed to vote and elect their representatives। अब क्या है, हमारे जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें क्या है, हर नागरिक को, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, ठीक है, जो अडल्ट हो चुके हैं, है ना, यानी जो अपने 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और उनकी एक प्रिस्क्राइब एज हो गई है, तो उनको वोट डालने का अधिकार है और अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का भी उनको राइट है। दिस इज़ एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी का सबसे ज़रूरी विशेषता है। नाउ नो गवर्नमेंट can claim itself to be a democratic government without allowing all the adults to vote। यानी किसी भी गवर्नमेंट को ये दावा करने का अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाए विदाउट अलाउइंग ऑल द अडल्ट्स टू वोट। यानी जब तक
कि बिना इस परमिशन के कि जब तक वो सबको वयस्क मताधिकार नहीं देती है तब तक वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहला सकती। In other words, franchise or right to vote is available to the entire adult population of the country। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं फ्रेंचाइज या वोट डालने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, एंटायर अडल्ट पॉपुलेशन यानी कि जो लोग अडल्ट हो चुके हैं सबको ही वोट डालने का अधिकार है। तो बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। गुड बाय एवरीवन।